वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म इविल डेड राइज को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को ली क्राउनिन ने डायरेक्ट किया था और उन्होंने इसे लिखा भी था। ये इविल डेड फिल्म श्रृंखला की 5वीं फिल्म है। यह फिल्म 21 अप्रैल 2023 में रिलीज हुई थी। यदि आपने इसके बाकी के पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम 3 लोगों को देखते हैं, टेरेसा, जेसिका और कैलेब। ये तीनों एक झील के किनारे एक केबिन में छुट्टियां मनाने आए थे। वहीं हम देखते हैं कि कैलेब और टेरेसा एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर जेसिका अपने कमरे में होती है, जिसे देख लग रहा था कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। टेरेसा जेसिका से मिलने उसके कमरे में आती है और मजाक करते करते उसके बेड पर पड़ी नॉवेल पढ़ने लगती है। पर तभी जो उस नॉवेल में लिखा था, एकदम से जेसिका वो बोलने लगती है और उसकी आवाज डेमोनिक होती है, जिसे सुन टेरेसा बहुत डर जाती है। तभी एकदम से जेसिका बेड से नीचे गिर जाती है और ऐसा व्यवहार करने लगती है मानो किसी चीज ने उसे पोजेस कर लिया हो। जैसे ही टेरेसा उसके पास जाती है, जेसिका पोजेस हो टेरेसा का स्कैल्प उखाड़ देती है। टेरेसा जख्मी हालत में कैलेब को पास बुलाती है। कैलेब टेरेसा को देख डर जाता है। तभी जेसिका भी वहां आ जाती है और कैलेब को जान से मार देती है। ये देख टेरेसा बहुत डर जाती है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। ये तीनों कौन थे, जेसिका कैसे पोजेस हुई, ये सब जानने के लिए कहानी एक दिन पीछे की दिखाई जाती है, जहां हमें लॉस एंजलिस के पुराने बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जिसे बहुत जल्द डिमोलिश किया जाने वाला था, क्योंकि ये बिल्डिंग की हालत काफी खराब थी। पर तब भी वहां कुछ लोग रह रहे होते हैं। उसी बिल्डिंग के एक फ्लोर पर रह रही एली नामक महिला को दिखाया जाता है, जो एक टैटू आर्टिस्ट थी और उसके 3 बच्चे थे, डैनी, ब्रिगेट और केसी। एली की अपने हस्बैंड से नहीं बन रही थी, इसलिए वो पिछले 2 महीने से उससे अलग अपने बच्चों के साथ इस अपार्टमेंट में रह रही थी। वहीं दूसरी ओर हम एली की बहन बेथ को देखते हैं, जो एक गिटार टेक्नीशियन है। वहां उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात उसे हजम नहीं होती। तभी वो अपनी बहन एली से मिलने उसके अपार्टमेंट में चली जाती है। बेथ एली को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताती और सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट भी लाती है, जिसमें एली के हस्बैंड के लिए भी एक गिफ्ट था। पर तभी एक तनाव भरा माहौल सा हो जाता है और अपनी बहन से बात करने के लिए एली अपने बच्चों को पिज्जा लाने के लिए बाहर भेज देती है। एली अपने हस्बैंड के साथ चल रही प्रॉब्लम्स बेथ को बताती है। बेथ के कहने पर कि उसने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, एली उसे बताती है कि उसने उसे 2 बार कॉल किया था पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तभी बेथ एली से इस बात के लिए माफी मांगती है। जब बच्चे पिज्जा लेकर वापस आते हैं, तभी अचानक से भूकंप सा आ जाता है, जिससे बिल्डिंग भी हिलने लगती है। बच्चों के साथ साथ रूम में बैठे एली और बेथ भी बहुत डर जाते हैं। इसी भूकंप की वजह से कार पार्किंग एरिया में भी क्रैक आ जाता है। जब सब माहौल शांत हो जाता है, तभी डैनी की नजर पार्किंग में भूकंप की वजह से आई एक गड्ढे पर जाती है, जिसके अंदर जाया जा सकता था। डैनी उसके अंदर जाता है, जहां उसे एक बहुत बड़ा हॉल जैसा एरिया दिखता है। खोजबीन के दौरान उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसमें उसे एक फोटो मिलती है, जिसमें 3 फादर्स होते हैं। उसे 1923 के फोनोग्राफ रिकॉर्ड भी मिलते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। खोजबीन करते डैनी को जीसस क्राइस्ट की मूर्ति के कई सारे क्रूसीफिक्स और एक बड़ा ऑल्टर दिखता है। उसी ऑल्टर के टूटे हिस्से में से एक उसे किताब भी मिलती है, जिसे लेकर वो चला जाता है। ऊपर एली बच्चों के लिए परेशान होती है और पड़ोसी गैब्रियल से बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। वहीं हम एक बुजुर्ग पड़ोसी मिस्टर फोंडा को भी देखते हैं, पर तभी बच्चे लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं, जिससे एली रिलैक्स हो जाती है। डैनी उस किताब और रिकॉर्ड्स को लेकर अपने रूम में चला जाता है। वहीं एली लॉन्ड्री के काम से लिफ्ट में चली जाती है और बेथ कैसी को नहलाने जाती है। उधर डैनी उन चीजों को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे करने की बात करता है, मगर ब्रिगेट उसे ऐसा करने से मना करती है। डैनी बुक को खोलने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं खुलती, क्योंकि वो किताब नुकीले दांतों जैसी चीजों की मदद से बंद था। वो किताब दिखने में भी काफी अजीबोगरीब थी। वहीं खुलने के दौरान एक दांत डैनी के हाथों में चुभ जाता है और खून उस किताब पर गिर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि खून की शीटों को बुक अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और एकदम से वो किताब खुल जाती है। इस अजीबोगरीब किताब के अंदर अजीब अजीब से शैतानी चित्र बने थे, जिसे देख ब्रिगेड डर जाती है
और किताब बंद कर देती है। डैनी को किताब वापस उसी जगह रखने के लिए भी वो बोल वहां से चली जाती है, पर डैनी तब भी नहीं रुकता और बारी बारी से रिकॉर्ड्स को भी सुनने लगता है। वहीं पहले पार्ट में एक पादरी फादर मार्कस लिटलटन की आवाज आती है। वो उस बुक के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि इस किताब को कुछ ही समय पहले खोजा गया था और ये 3 प्राचीन किताब में से एक है, मृतलोक की किताब नेटरोम डिमेंटो। इस किताब का बाहरी हिस्सा मांस से बना है। इसका लेख खून से पुरानी भाषा में लिखा गया है और हमने अपने साथियों के साथ मिलकर इसे अनुवाद करने की कोशिश की, जिससे हम पुराने राज जान सकेंगे। ऐसा करने के लिए हमने चर्च से इजाजत मांगी, मगर चर्च ने हमें ऐसा करने से मना कर दिया। फिर भी हमने इसका अनुवाद किया। वहीं डैनी लगातार दूसरी रिकॉर्ड भी सुनने लगता है। इस रिकॉर्ड में फादर मार्कस बताते हैं कि इन किताब के पन्नों में कुछ मंत्र हैं, जिनको पढ़ने से उसमें छुपा शैतान बाहर आकर किसी मनुष्य की आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। और फादर मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं। ये सुन डैनी उसे बंद करने की कोशिश करता है, पर वो बंद नहीं होता और मंत्र पूरा हो जाता है। किताब में हलचल होती है और किताब एक चित्र पर रुक जाती है और एक अदृश्य शक्ति तेजी से आते हुए लिफ्ट में घुस एली से टकरा जाती है और उस किताब में बनी चित्र की तरह जमीन पर गिर जाती है और वो डिमोनिक एंटिटी एली पर हमला कर उसे पोजेस कर लेती है, जिससे लिफ्ट में ब्लास्ट जैसा होता है और उस फ्लोर की लाइट चली जाती है। पोजेस एली रूम में वापस आती है और किचन में जाकर अजीब तरीके से कुकिंग करने लगती है। वह डिमोनिक तरीके से हंसती है। बच्चे और बैच जिसे देखकर डर जाते हैं। तभी एकदम से एली जमीन पर रेंगते हुए उल्टी करती है। वो बैच से कहती है कि वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को नुकसान मत पहुंचाने देना, और ऐसा बोल वो बेहोश हो जाती है। बेथ और डैनी एली को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर लिफ्ट में जाने से वो डर गए थे और स्टेयरकेस भी टूट गया था। वो लोग एली को उसके कमरे में ले जाते हैं। वहीं एली भी बिल्कुल एक लाश की तरह हो गई थी और उन्हें लगने लग गया था कि शायद एली मर चुकी है। पड़ोसी भी उनके रूम में आते हैं और बेथ गैब्रियल को पूरी बात बताती है। गैब्रियल जब एली की आंखें बंद करता है तो अचानक से उसकी आंख खुल जाती है, पर जब वो दोबारा आंखें बंद करता है तो इस बार आंख बंद हो जाती है। सबको लगता है कि एली मर गई है और वो लोग उसके लिए प्रे करने लगते हैं। गैब्रियल और फोंडा बिल्डिंग से बाहर निकलने का प्लान करते हैं क्योंकि लिफ्ट के डोर बंद नहीं हो रहे थे और भूकंप की वजह से स्टेयरकेस भी टूट गया था। तभी वो लोग इमरजेंसी एग्जिट के लॉक को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। उधर रूम में बच्चे रो रहे होते हैं और डैनी दुखी के साथ साथ बहुत डरा हुआ होता है। बेथ एली के मरने का दुख जता रही होती है कि तभी उसे एली का कॉल आता है। वो डरकर कॉल उठाती है, जिसमें एली उससे कहती है कि मैं जल रही हूँ, और अचानक से मोबाइल अपने आप टूट जाता है। तभी एली एकदम से बेथ की तरफ देखती है और उठकर बैठ जाती है। तभी वहाँ बच्चे भी आ जाते हैं और सबको लगता है कि एली अभी भी जिंदा है। तभी बेथ उसे छूकर बताती है कि इसका शरीर बहुत गर्म है और वो लोग एली को बाथ टब में डाल देते हैं। टब में एली अजीब सा बिहेव करने लगती है। वह छत पर चढ़ चिल्लाने लगती है। एली के चिल्लाने से पूरे रूम में भूचाल सा आ जाता है और मिरर भी टूट जाता है। टूटे मिरर के टुकड़े से वो बेथ पर हमला कर देती है। ब्रिजेट उसे रोकती है, तब एली ब्रिजेट पर हमला कर देती है। वो टैटू मशीन से ब्रिजेट के गाल में ड्रिल करने लगती है और उसके गालों में अपनी जीभ से खून डालने लगती है। डैनी एली पर हमला कर ब्रिजेट को बचाता है। तभी रूम में गैब्रियल आता है और एली गैब्रियल पर हमला कर देती है। दोनों के झड़प में वो लोग रूम से बाहर हो जाते हैं और मौके का फायदा उठा बेथ डोर बंद कर देती है। एली गैब्रियल को जान से मार देती है। तभी मिस्टर फोंडा बंदूक से एली पर हमला करते हैं, पर एली मिस्टर फोंडा के साथ साथ कुछ पड़ोस के लोगों को मार देती है और वापस अंदर आने के लिए डोर पर सर पटकने लगती है। वहीं अंदर रूम में ब्रिजेट डैनी पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि मम्मी बुक के तस्वीर जैसी लग रही है। दोनों आपस में झगड़ते हैं। बेथ उन्हें रोकती है और डैनी बेथ को कुछ दिखाने को कहता है। डैनी उस बुक ऑफ डेथ को दिखाता है और बेथ को रिकॉर्डिंग के साथ साथ सारी बातें भी बताता है और वो कहता है कि ब्रिजेट सही थी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वहीं ब्रिजेट की चोट उसे इन्फेक्ट करने लगती है। तभी बुक फिर से एक चित्र पर जाकर रुक जाती है और ठीक वैसे ही ब्रिजेट भी पोजेस्ड हो जाती है। दरअसल डीमन द्वारा दिया गया घाव या उसके खून से इन्फेक्ट हो इंसान डेडाइट में बदल जाता है। आसान भाषा में उस इंसान के अंदर उस डीमन का अंश आ जाता है और वो भी पोजेस्ड हो जाता है और अब ब्रिजेट भी डेडाइट में बदल गई है।
उधर केसी डोर पर जा उसके होल से अपनी माँ को देखने लगती है और एली उसे बहला फुसलाकर डोर ओपन करने को कहती है। जैसे ही वह डोर ओपन करती है एली उस पर हमला कर देती है। तभी उसकी चीख सुन बेथ और डैनी वहां आते हैं और केसी को बचा डोर बंद कर देते हैं। वहीं वो लोग जब ब्रिजेट के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि ब्रिजेट भी एली की तरह हो गई है और कांच खा रही है। ब्रिजेट सभी पर हमला करने लगती है और बाहर खड़ी एली भी और बेकाबू होने लगती है। ब्रिजेट जैसे ही कैसी की तरफ बढ़ती है, कैसी की बनाई हुई डॉल की लकड़ी ब्रिजेट के आर पार हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। तभी डैनी उसे बेड से बांध देता है। बेथ डैनी से कहती है कि वो रिकॉर्ड सुनना चाहती है, हो सकता है उससे हमें कोई सॉल्यूशन मिल सके। जिस पर डैनी कहता है कि उसने सिर्फ 2 रिकॉर्ड सुने, उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ, इसलिए तीसरा सुनना बाकी था क्योंकि उस वक्त लाइट चली गई थी और रिकॉर्ड प्लेयर भी खराब हो गया था। अब क्योंकि बेथ को ये फिक्स करना आता था तो वो रिकॉर्डिंग प्लेयर को फिक्स कर रहा था। 3rd रिकॉर्ड को सुनना शुरू करती है और वो भी हेडफोन लगा के, ताकि उसे कोई और ना सुन सके। वहीं डैनी और केसी दूसरे कमरे में होते हैं। एली वेंट के द्वारा रूम में आने लगती है। उधर ब्रिजेट भी जग जाती है और खुद को छुड़ाने लगती है। 3rd रिकॉर्डिंग में फादर बताते हैं कि बुक को रीड करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। चर्च सही था। ये डीमन बहुत ही खतरनाक है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ कैद किया जा सकता है या इससे दूर भागा जा सकता है। इसने हमारे सारे लोगों को मार दिया है, पर किसी तरह हमने इसे कैद कर गॉड की सुरक्षा में रख दिया है। इसे प्रे के द्वारा भी नहीं रोका जा सकता। उधर ब्रिजेट खुद को छुड़ा डैनी पर चाकू से हमला कर देती है, पर डैनी उसे आग से जला देता है। वेंट की सहायता से एली बेथ के पास पहुंच उस पर हमला कर देती है। केसी डर कर बेड के नीचे छिप जाती है। वहीं एली को पता चल जाता है कि बेथ प्रेग्नेंट है। तभी इससे पहले कि वो बेथ को मारे, कैसी बेथ की तरफ कैंची फेंकती है और उसे एली पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है और वो उससे एली पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है। बेथ कैसी को लेकर रूम से बाहर जाती है और हॉलवे में बेथ कैसी को लेकर रूम से बाहर जाती है और हॉलवे में जाकर इमरजेंसी डोर के लॉक को तोड़ने लगती है कि तभी वहां एली भी आ जाती है। वो उन पर हमला करने वाली होती है कि तभी बेथ शूट कर एली के हाथ पैर को अलग कर देती है, पर तभी मिस्टर फोंडा बेथ का पैर पकड़ लेता है। बेथ उस पर भी बंदूक से वार करती है। रूम से डैनी और ब्रिजेट भी बाहर आते हैं और ये सारे विक्टिम्स डेडाइट में बदल आपस में एक होने लगते हैं। वो सारे लोग एली को नोच उसी में मर्ज होते जा रहे थे। बेथ कैसी के साथ लिफ्ट में चली जाती है, मगर लिफ्ट का डोर बंद नहीं हो रहा था। तभी कैसी देखती है कि लिफ्ट के डोर के बीच उसी के घर और कार की की पड़ी है, जिस कारण डोर बंद नहीं हो रहा था। पोजेस होते ही एली ने की वहां गिरा दी थी। तभी कैसी की को उठा लेती है और डोर बंद हो जाता है। पूरी लिफ्ट में ब्लड भरने लगता है और डेडाइट भी लिफ्ट के ऊपर चढ़ उसे तोड़ने लगते हैं। लिफ्ट के नीचे पहुंचते ही हम खून की बौछार के साथ बेथ और कैसी को लिफ्ट के बाहर फेंका हुआ देखते हैं। बेथ कैसी को लेकर कार में बैठ जाती है और बाहर की तरफ निकलने लगती है। कार भूकंप से आई क्रैक में फंस जाती है। एली भी वहां पहुंचती है और वो दिखने में बिल्कुल हूबहू द मरॉडर के रूप में हो गई थी। बेथ कैसी को ले छिपने की कोशिश करती है और पहले कि वो बाहर निकल सके, एली कैसी को पकड़ वुड चिपर मशीन के अंदर ले जाती है और इससे पहले कि एली कैसी को चेन सॉ से मार पाती, बेथ उस पर गन से हमला कर देती है। कैसी वुड चिपर मशीन से नीचे कूद खुद को बचाती है। एली गुस्से में चेन सॉ बेथ की तरफ फेंक देती है, पर बेथ उससे बच जाती है। तभी एली बेथ को वुड चिपर मशीन में डालने लगती है, पर तभी कैसी वो मशीन बंद कर देती है। बेथ खुद को छुड़ा चेन सॉ उठा लेती है और कैसी उसे दोबारा मशीन को चालू करने को कहती है। बेथ चेन सॉ और वुड चिपर मशीन की सहायता से डीमन एली के टुकड़े टुकड़े कर देती है और केसी के साथ वहां से बाहर चली जाती है। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़की को सीढ़ियों के रास्ते से पार्किंग लॉट में आते देखते हैं, क्योंकि लिफ्ट अब भी पूरी तरह से खराब थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मूवी की शुरुआत में दिखाई गई लड़की जेसिका है और ये भी इसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर रहा करती थी। मतलब मूवी की शुरुआत में दिखाया गया कि सीन प्रेजेंट का था। वो अपनी फ्रेंड टेरेसा से बात कर उसे पिक करने की बात कर रही होती है। तभी उसकी नजर वहां पड़े खून पर जाती है और ये देख वो बहुत डर जाती है। तभी उसे डिमोनिक आवाजें आने लगती हैं और चारों तरफ से डीमन उस पर हमला कर देते हैं। क्योंकि वहां पोजेस शरीर सिर्फ खत्म हुआ था, लेकिन डीमन नहीं, वो जेसिका को पोजेस कर लेता है।
और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इविल डेड राइज का ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जी हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी जल्दी। खुश रहिए, आबाद रहिए।